नमस्कार, जिंदा एकेडमी के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन है। आज हम स्टैटिस्टिक के ये लेक्चर 8वां स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने इससे पहले जो 7वां लेक्चर था उसके अंदर हमने हार्मोनिक मीन्स के बारे में बताया था। हार्मोनिक मीन्स क्या होता है, हार्मोनिक मीन्स को कैसे याद किया जाता है। फिर आज वाला ये जो वीडियो है वो एम जीएम और एचएम के बीच में जो रिलेशन होता है उससे रिलेटेड है। एम जीएम और एचएम के बीच में रिलेशन क्या होता है, किसी भी श्रेणी के ऊपर जो आप जब आप किसी भी श्रेणी के अंदर डाटा देखते हो तो आपको तीन प्रकार से आप उस डाटा को देखते हो। या तो वो डाटा सारे के सारे समान होते हैं, या फिर वो डाटा समान नहीं होते हैं, या फिर आप उन डाटाओं को देखते हो तो आपके बीच में कंफ्यूज हो जाता है कि कुछ डाटा है तो सेम होता है, कुछ डाटा होता है जो कि आपके पास से सेम नहीं होता है। मतलब कुछ समझ में नहीं आता है कि भाई डाटा सेम है या समान है। तो आपके लिए मतलब उनके बीच में जो रिलेशन होता है उन रिलेशनों को इस वीडियो के अंदर पढ़ा जाएगा। तो देखो, सबसे पहला जो मैंने टॉपिक जो लिया है, जब जब सभी पदों के मूल्य समान हो, जब आपके पास सीरीज दे रखी होती है उस सीरीज के अंतर्गत सारे के सारे यदि डाटा समान हो, जैसे दो 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 दो, जैसे आपके पास मतलब डाटा दे रखे हैं 10 10 10 10, ऐसे सारे के सारे डाटा यदि समान या इक्वल हो तो तब उस समय के अंदर जो एम मतलब आपके पास समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और ऋणात्मक माध्य तीनों क्या होते हैं, समान होते हैं। तब यहीं पर मैंने दूसरा दूसरा टॉपिक ये लिखा है कि जब दूसरा पॉइंट लिखा है कि जब सभी पदों के मूल्य असमान हो। असमान का मतलब होता है कि मतलब जब आपके पास दो तीन चार पांच ऐसे डाटा दे रखे हैं, या फिर आपके पास मतलब डाटा इस प्रकार से दे रखा है कि जैसे 15 16 17 18 19 मतलब सारे ऐसे डाटा दे रखे हैं जो कि कहीं पर भी आपके पास इक्वल नहीं होते हैं। जब आपके पास डाटा इक्वल नहीं होते हैं तब आपके पास एम और जीएम और एचएम के बीच में क्या रिलेशन होता है, एम और जीएम और एचएम के बीच में रिलेशन होता है कि एम जो समांतर माध्य होता है वो क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। फिर उसके बाद होता है जो गुणोत्तर माध्य होता है, और जो सबसे जो लास्ट में होता है वो है हरात्मक माध्य। ये आपके पास मतलब क्रम मैंने दूसरे नंबर पॉइंट के अंदर मैंने डिफाइन कर दिया। इसी प्रकार से जब आपके पास मैंने बताया था कि जब तीसरा पॉइंट लिखा है कि जब आपके बारे में मूल्यों के बारे में कोई पता ही नहीं चलता है, मतलब डाटा आपके पास समान है असमान है ये पता नहीं चलता है। जैसे आपके पास कोई डाटा दे रखा है, जैसे दो 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 तीन बार दो दो दे रखा है और बाकी आपके पास तीन चार पांच दे दिया, फिर आपके पास ऐसे डाटा दे दिया नाइन नाइन नाइन। तो आपके पास मतलब ये डाटा आप इसमें मतलब पता नहीं कर सकते कि भाई ये समान है या असमान है या सारे के सारे इक्वल है। तो मतलब इन इस प्रकार से जब आपके पास डाटा आ जाता है, तो इस प्रकार से जब डाटा आता है तो तब आपके पास से जो एम होता है वो इक्वल वाला चिन्ह लग जाता है। और इन जनरली आपके पास जब समान नहीं होता तो ये जो 3 नंबर पॉइंट होता है वही इनके बीच में क्या होता है, रिलेशन होता है। अब जो चौथा चौथा नंबर मैंने पॉइंट लिया है वो आपके पास मतलब क्वेश्चन सोल्व करने के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट भागीदारी होगी इस फॉर्मूले की। तो मैंने क्या लिखा है, देखिए हरात्मक माध्य, जो हरात्मक माध्य एचएम जिसको एचएम कहा जाता है, समांतर माध्य जिसको एम कहा जाता है, इन दोनों का यदि गुणनफल कर लो और यदि उनका मैं वर्गमूल निकालूं तो वो आपके पास गुणोत्तर माध्य के इक्वल आ जाता है। तो मैंने इसी को गणितीय भाषा में लिखा है जीएम इक्वल टू रूट एम इंटू एच एम। ये देखिए जहां पर आपके पास हाथ घूम रहा है वहां पर आप इस फॉर्मूले को देखिए। ये फॉर्मूला एक्चुअली जब आपके पास क्वेश्चन सोल्व करने के लिए होता है तब आपके पास ये फॉर्मूला काम में आता है। रिलेशन इनके यही फॉर्मूले काम में आएंगे। देखिए अब आपको एम एच एम और जीएम आपने पीछे वाले वीडियो के अंदर भूल गए हो, तो मैं आपके पास मतलब दो नंबरों के ऊपर यहाँ पर दो नंबर में कोई भी नंबर ले लेता हूँ और उन नंबरों के ऊपर आपके पास ये फॉर्मूले एक बार के लिए बता देता हूँ। सपोज करिए कि मेरे पास दो मूल्य है एक्स और वाई, दो मूल्य है। जब आपके पास मुझे समांतर माध्य जिसको एम बोला जाता है, यदि मैं एम निकालना है तो एक्स प्लस वाई अपॉन में दो। यदि उसी का मुझे हार्मोनिक मीन निकालना है तो हार्मोनिक मीन दो वैल्यू के हार्मोनिक मीन ये फॉर्मूला होता है, रट लीजिए टू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस का वाई। ये फॉर्मूला उन बच्चों को रटने की जरूरत है जो आपके पास इकोनॉमिक से रिलेटेड है या फिर जो कॉमर्स से रिलेटेड है। जो मैथ वाले हैं इनके लिए तो ये मतलब एक कुमंत्र वाली जैसी बात हो गई, मतलब ऐसे चुटकी बजाते इनको भी याद हो जाता है। तो ये बात है, तो मतलब ये फॉर्मूला तो उनके लिए मैथ जिसने जिसने मैथ से एमएससी की है उनके लिए ये नॉर्मल है। पर उनके लिए ये थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं जो इकोनॉमिक्स से हो कॉमर्स से हो, उनके लिए फॉर्मूला थोड़े याद करना डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए मैं इनका मतलब दो पर्टिकुलर लाया हूँ कि क्वेश्चन कैसे आता है। तो मतलब जब दो मूल्य दे रखे होते हैं तो उनका एम एच एम और जीएम। जीएम मैंने बताया था जिसको गुणोत्तर माध्य बोला जाता है, तो रूट एक्स वाई होता है। कोई भी दो नंबर दे रखा है उसका जीएम पूछा जाएगा तो उन दोनों को मैं मल्टीपल कर दूंगा, मल्टीपल मतलब उसका गुणा कर दूंगा। और एम दे रखा है तो मतलब उसका योग करके दो से भाग कर दूंगा। अब देखिए मैं इसी क्वेश्चन के ऊपर आपके पास मतलब एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ले आऊं, जैसे जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए इसी जो आपने हमने संबंध निकाला था उसी संबंध के रिलेटेड है। दो संख्याओं का समांतर माध्य, कोई भी दो संख्या ही सपोज कीजिए मेरे पास दो संख्याएं एक्स और वाई है, उनका जो समांतर माध्य जो दे रखा है वो 6.5 दे रखा है।
और तथा गुणोत्तर माध्य दे रखा है 6। तो वो दो संख्याएं हमारे को बतानी है। क्वेश्चन का टाइप जो एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इनमें आपको वो संख्याएं बतानी है। तो तीसरा नंबर पूछा है कि हरात्मक माध्य का मान क्या होगा। तो हरात्मक माध्य का मान क्या होगा ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए आपके पास मतलब ये फॉर्मूला, मैं सबसे पहले ये फॉर्मूला मैं आपको लिख लिया कि भाई एम क्या होता है। मैंने ऊपर बताया था दो संख्याओं के लिए एम कैसे निकल जाता है, एक्स प्लस का वाई अपॉन में दो। कोई भी दो संख्या मैंने ले ली तो इनको मैंने यहाँ से गुणा किया, 6.5 का जब डबल होगा तो वो 13 हो जाएगा। एक्स प्लस का वाई इक्वल टू 13 लिख लिया। इसी प्रकार से जब मैंने कहा कि गुणोत्तर माध्य क्या होता है, गुणोत्तर माध्य का मैंने ऊपर फॉर्मूला बताया था, और गुणोत्तर माध्य किसके बराबर है, 6 के बराबर है। 13 का है ना, तो मैंने इसके इक्वल लिख लिया। जब मैं इसका वर्गमूल निकालूं तो एक्स वाई इक्वल टू 36 आ जाएगा। जब इस प्रकार से अब यहाँ पर आने के बाद इसको सोल्व नहीं करना है, आपके पास क्या होगा कि ऑप्शन के अंदर में बहुत सारे वैल्यू दे रखी होगी, तो उन वैल्यू में से देखना है कि किसका योग 13 होगा और किसका मल्टीपल आपके पास ये होगा, मतलब 36 होगा। तो यहाँ पर मैं ऑप्शन से मतलब ऑप्शन से आएगा, ऐसे ऑप्शन में आएंगे तो 9 और 4 का मतलब कॉम्बिनेशन आपके पास इनका मल्टीपल 36 भी हो जाएगा, और इनका जो योग होता है वो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। फिर आता है कि हरात्मक माध्य की गणना करनी है। इसी फॉर्मूले से आपके पास मैंने बताया था कि जब हरात्मक माध्य यदि इनमें से किसी का मान पूछ लिया जाए तो हम जो 4 नंबर पॉइंट में जो फॉर्मूला पढ़ना है वो फॉर्मूला यूज करेंगे। जब जीएम इक्वल टू रूट एम इंटू एच एम होता है, तो जीएम आपके पास दे रखा है 6, आपके पास एम आपको पहले से ही 6.5, समांतर माध्य को एम बोला जाता है, 6.5 दे रखा है। एच एम आपको निकालना है, तो मैं एच एम इसका रूट करूंगा तो मतलब 6 × 6 कर लूंगा। जब किसी भी नंबर का यदि आपके पास रूट हटाया जाता है तो उसका डबल हो जाता है, मतलब 6 × 6, डबल का मतलब 12 नहीं, 6 × 6 मल्टीपल में हो जाता है। और जो 6.5 है वो मैंने नीचे लिया, तो इसको जब कैलकुलेशन करूंगा तो 5.53 आता है। जिसको ऐसी कैलकुलेशन, यदि ये कैलकुलेशन मतलब हार्ड होती है, तो जो इकोनॉमिक और कॉमर्स वाले हैं तो इनको ये क्वेश्चन रट लेना चाहिए। क्या होता है कि एक दो क्वेश्चन ही आएंगे, तो एक दो क्वेश्चन आपको रटाफिकेशन में हो जाना चाहिए। आएंगे तो आएंगे, नहीं नहीं होगा तो बस हार्ड में चाहिए, और तो क्या होगा भाई। आज जो हम अब जो नया टॉपिक जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इन रिलेशनों के बाद, वो टॉपिक है आपके पास माध्य का। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप भी चल रहा है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में हमने 3 पढ़ लिया था, समांतर माध्य हमने पढ़ लिया था, गुणोत्तर माध्य हमने पढ़ लिया था, और प्राथमिक माध्य भी हमने पढ़ लिया था। याद करने की ट्रिक है, इनके बीच में रिलेशन होता है, वो रिलेशन उसी प्रकार ट्रिक है जिस प्रकार से हमने पढ़ा है, वो उसी प्रकार से बड़ा बड़ा होता जाएगा। ये मैंने ऊपर आपको समझ में बता दिया था कि मतलब जिस प्रकार से बड़ा, सबसे पहले कौन पढ़ा, एम। आपको याद करने की जरूरत नहीं, याद नहीं रहे सपोज करिए कौन बड़ा होगा, तो एम सबसे पहले पढ़ा, फिर जीएम पढ़ा, और फिर एचएम पढ़ा। तो जो बड़ा होगा वो तो पहले पढ़ा वो बड़ा होगा, बस ऐसे याद हो जाना चाहिए। फिर आपके पास केंद्रीय प्रवृत्ति का अब तक हमने पढ़ा था, वो आपके पास जो निकाला था वो कहीं पर स्थिति पर कहीं पर भी डिपेंड नहीं कर रहे थे। जैसे आपने गुणोत्तर माध्य निकाल लिया था, गुणोत्तर माध्य कहीं पर भी आपके पास स्थिति के ऊपर निर्भर नहीं कर रहे थे। परंतु अब जो हम केंद्रीय प्रवृत्ति का माप निकालेंगे वो आपके पास मतलब पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब वो ऐसे माध्य हैं जो कि श्रेणी को या तो फिर 2 भागों में बांट देगा या फिर 10 भागों में बांट देगा। मतलब ऐसे माध्य जो स्थिति के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करेंगे। तो चलिए, इसी स्थिति माध्य के अंदर दो माध्य मैंने शुरुआत में बता दिया था। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप जब मैंने स्टार्ट किया था तब भी मैंने आपको बता दिया था कि भाई दो प्रकार से होते हैं, एक तो मतलब गणितीय माध्य होता है, एक आपके पास स्थिति माध्य होता है। स्थिति माध्य के अंदर आपके पास मैंने बताया था कि माध्यिका होती है, और दूसरा आपने मैंने बताया था कि आपके पास बहुलक होता है। तो वही आपकी स्थिति माध्य के अंदर जो आप नया टॉपिक है वो है माध्यिका। माध्यिका को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि मतलब ये स्थिति माध्य है, तो स्थिति माध्य है तो मतलब कहीं ना कहीं ये पॉइंट ऐसा होगा कि जहाँ पर आपके पास मतलब सीरीज के ऊपर ये डिपेंड करेगा, मतलब स्थिति के ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो श्रेणियां होती है, श्रेणी हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ लिया था। आपको पता है कि श्रेणी का नाम लेते हैं आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि श्रेणियां 3 प्रकार की होती है, आपकी सतत श्रेणी, खंडित श्रेणी और व्यक्तिगत श्रेणी होती है। तो ये श्रेणी आपके पास पता होने के दिमाग के अंदर फिट होना चाहिए। अब क्या होता है कि इन श्रेणियों को आपके पास मतलब डिवाइडेड करना है, तो आपके पास इन श्रेणियों को डिवाइडेड करने वाले जो मूल्य होते हैं, उन मतलब जो वैल्यू होती है, मूल्य कहते हैं, जो वैल्यू होती है उन वैल्यू को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है माध्यिका। मतलब एक श्रेणी को सपोज करिए, एक श्रेणी को ऐसे भागों में, एक मूल्य ऐसा है कि जो कि एक श्रेणी को 2 भागों में तोड़ देता है। तो 2 भागों में जो तोड़ता है वो श्रेणी को आपके पास माध्यिका कहलाती है। तो 2 भागों में कैसे तोड़ेंगे, सपोज करिए आपके पास मतलब 10 व्यक्तिगत डाटा है, जैसे मैं 1 से लेकर 10 तक गिनती ले लेता हूँ। तो उसके अंदर आपके पास मतलब क्या होता है, 5 और 6 दो ऐसी वैल्यू है जो कि 5 और 6 के बीच में भी एक ऐसी वैल्यू है जो कि 5.5 ले लूं, एक ऐसी वैल्यू जो कि श्रेणी को 2 भागों के अंदर का डिवाइडेड कर देता है। तो डिवाइडेड जब 2 भागों में, 5.5 से पहले और 5.5 के बाद, जो 5.5 जो वैल्यू है वो बराबर 2 हिस्सों में इस श्रेणी को बांट देती है। डाटा होते हैं इन डाटा को हम क्या कहते हैं, डाटा को श्रेणी के, तो मतलब वो 2 भागों के अंदर बांट देते हैं। तो इसी प्रकार से जो सिमिलरली जो इस
टॉपिक के अंदर जो एसओ के अंदर हम पढ़ेंगे कि श्रेणियों को 4 भागों में भी बांटा जा सकता है। क्वेश्चन आता है ना, कोई जरूरी थोड़ी है कि मतलब आपको 2 भागों के अंदर कभी बांटे। श्रेणी को 4 भागों के अंदर कभी बांटा जा सकता है। जो श्रेणी को 4 भागों के अंदर बांटते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है चतुर्थक। इसी प्रकार से श्रेणी को 100 बराबर भागों के अंदर बांटते हैं। जब 100 भागों में बांटेगा तो हमारा भी दिमाग चलता है कि जब 100 भागों में बांटेगा तो मतलब उसमें 99 पॉइंट तो हमारे पास होंगे ही होंगे। जब भाई किसी श्रेणी को 100 भागों में बांटते हैं तो उसके पास 99 पॉइंट तो होंगे होंगे। जब आपके पास श्रेणी को 2 भागों में बांटते हैं तो आपके पास 1 पॉइंट होता है। जब आप श्रेणी को 3 भागों में बांटते हैं तो आपके पास 2 पॉइंट होते हैं। इसी प्रकार से जब श्रेणी को 100 भागों में बांटते हैं तो आपके पास कितने पॉइंट होंगे, 99 पॉइंट होंगे। इसी प्रकार से जब श्रेणी को 10 भागों में बांटे जाएंगे तो आपके पास कितने पॉइंट होंगे, 9 पॉइंट होंगे। तो जो श्रेणी को 10 भागों में बांटते हैं उसको कहा जाता है दशमक, और जो श्रेणी को 100 भागों में बांटते हैं उसको कहा जाता है शतमक। चतुर्थक होता है जो श्रेणी को 4 भागों में बांटता है। 4 भागों में बांटते हैं तो हमें मालूम है कि 3 वैल्यू होगी जो कि श्रेणी को बराबर बराबर भागों में बांट देगी। तो वो 3 वैल्यू को मैंने डिफाइंड कर दिया, Q1 Q2 एंड Q3 के नाम से डिफाइंड कर दिया। इसी प्रकार से जो शतमक होंगे वो 9 पॉइंट होंगे। इन 9 पॉइंटों को इस प्रकार डिनोटेड किया जाता है D1 D2 D3 D4 डैश डैश D9 तक चलता रहता है। इसी प्रकार से आपके पास शतमक होते हैं वे मूल्य जो श्रेणी को 100 भागों के अंदर बांट देते हैं। तो श्रेणी को 100 भागों में बांटने वाले पॉइंट 99 होते हैं। तो 99 आपके पास इस प्रकार से P के द्वारा डिनोटेड किया जाता है शतमक को, और P1 P2 P3 डैश डैश P99 तक होता है। इसी प्रकार से अब मैं आपके पास मतलब इसके अंदर आपके पास 2 प्रकार की चीजें होती है। नंबर पहली आपके पास यहाँ से क्वेश्चन आएंगे न्यूमेरिकल, दूसरा होता है आपके पास थ्योरेटिकल आएगा। तो मैं सबसे पहले जो इस लेक्चर के अंदर का जो वीडियो ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ मैं थ्योरेटिकल वीडियो। मतलब जहाँ से क्वेश्चन थ्योरी के अंदर सबसे ज्यादा पूछे जाते क्वेश्चन है वो है आपके पास यहीं से आएंगे। तो माध्यिका के गुण और माध्यिका के दोष पहले मैं थ्योरी वाला पार्ट पूरा कर लेता हूँ, फिर इसके बाद में कल वाले वीडियो के अंदर आपको मैं न्यूमेरिकल बता दूंगा। न्यूमेरिकल मतलब समझ रहे हो ना, मतलब जैसे आपके पास मतलब डाटा दे दिया था आपका माध्यिका बताओ, उसको न्यूमेरिकल कहा जाता है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं कल बता दूंगा। तो आज मैं माध्यिका के गुण बता देता हूँ। आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब माध्यिका क्या होती है, चतुर्थ क्या होता है, दशम क्या होता है, शतमक क्या होता है। किसी श्रेणी को भागों में बांटने वाले जो आपके पॉइंट होते हैं उनको हम अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। जैसे माध्यिका, चतुर्थक 4 भागों में बांट, दशमक 10 भागों में बांट, शतमक मतलब 100 भागों में बांट देते। अब हम इसकी गणना करेंगे। किसी भी श्रेणी का श्रेणी आपको दे दी जाएगी। आपको क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसा पूछेगा कि डी 3 की वैल्यू क्या होगी। फिर आपको एग्जामिनर ऐसा पूछेगा इस कोई श्रेणी दी उसको 100 भागों में डिवाइडेड कर देगा और पूछ लेगा कि P15 की वैल्यू क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आएंगे। इसी प्रकार चतुर्थक आपके पूछ लिया जाएगा कि मतलब Q3 की वैल्यू क्या होगी, और माध्यिका को क्या, इसकी माध्यिका क्या होगी, किसी भी डाटा दे दिया जाएगा पूछा जाएगा इसकी माध्यिका क्या होगी। तो ये चीजें हैं आपके पास एग्जाम में आने वाली। अब जो है माध्यिका के गुण होते हैं। माध्यिका के गुण क्या होते हैं कि देखो बेटा, माध्यिका सबसे पहले जो उसके गुण होते हैं वो होते हैं माध्यिका के चरम मूल्यों से ये न्यूनतम प्रभावित होती है। इनको आपके पास अपनी खोपड़ी के अंदर याद करने ही पड़ेंगे। जैसे आपको जीके याद करना पड़ता है ऐसे इनको याद करने पड़ेगी। ये रटाफिकेशन की बात होती है, बिल्कुल भी रटना पड़ेगा। सब कोई लोग कहते हैं कि समझ लेंगे, समझने वाली क्या बात होगी। अभी माध्यिका के चरम मूल्य से न्यूनतम प्रभावित होते हैं, ये आपको मैं एग्जांपल के द्वारा मतलब जब न्यूमेरिकल करूंगा तब समझ में आ जाएगा कि मतलब ठीक है चरम मूल्य से न्यूनतम प्रभावित होते हैं। मतलब इसके यदि लास्ट वाले यदि आपके पास मान जोड़ भी जाएगा तो आपको माध्यिका के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आपके पास डाटा 1 से लेकर 10 तक दे रखा है और 10 के अंदर में 11 जोड़ दिया, जिससे उसको माध्यिका पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब न्यूनतम पढ़ भी जाए तो मतलब न्यूनतम प्रभावित होगा। जैसे 5.5 से कितना हो जाएगा, 5.7 हो जाएगा। 6 तो नहीं होने वाला, 5.7 हो जाएगा। तो इसका मतलब 11 डाटा हो गया, 5.7 हो जाएगा। तो माध्यिका न्यूनतम मतलब चरम मूल्य जो हाईएस्ट वैल्यू होती है उनके ऊपर जो हाईएस्ट जो चरम होने वाले वैल्यू होते हैं उनके अंदर यदि मैं जोड़ दूं तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। खुले श्रेणी वाली श्रेणी मैंने बहुत अच्छी तरह से बता दी आपको। खुले वर्ग वाली श्रेणी क्या होती है, तो इसके लिए माध्यिका की गणना की जा सकती है। गुणात्मक समंकों के लिए जैसे आपके अंदर ईमानदारी कितनी है, आप पढ़ते वक्त जो ईमानदारी ऐसे ऐसे कहीं पर यदि समंक आते हैं तो उन समंकों के लिए माध्यिका का प्रयोग किया जाता है। बिंदु रेखा की विधि के द्वारा माध्यिकाओं की गणना की जा सकती है। बिंदु रेखा की विधि जो ओजाइन वक्र होता है वो मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया है पिछले वाले लेक्चर के अंदर। तो बिंदु रेखा की विधि चित्रों के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। ये 4 गुण आपको पता होना चाहिए कि मैं फिर से रटा देता हूँ कि माध्यिका होती है जो कि चरम मूल्य से न्यूनतम प्रभावित होती है, खुले वर्ग वाले सिरों के लिए उपयुक्त होती है। गुणात्मक समक जैसे ईमानदारी आपके अंदर होनेस्टली होती है। ये जैसे जो आपके अंदर गुण होता है, जैसे किसी के अंदर गुण होता है कि मतलब कमीनापन का गुण होता है तो वो आपके पास मतलब गुणात्मक समंक। जैसे गुणात्मक समंकों की व्याख्या कई बार करनी है तो माध्यिका का उपयोग लेना पड़ेगा। तो बिंदु रेखा की विधि के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। फिर आता है कि माध्यिका के दोष क्या होते हैं। माध्यिका के दोष ये भी आपको कई बार एग्जामों में देखो, दोष बहुत ही कम एग्जाम में पूछा जाता है, परंतु हाँ ये जो तीसरा पॉइंट है ना ये कई बार पूछा जाता है कि गुणात्मक समंकों के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त है। तो वहां पर आपको दे दिया जाएगा समांतर माध्यम, माध्यिका, बहुलक और हरात्मक माध्यम। तो आपका पास पता होना चाहिए कि
ये जो माध्यिका होती है वो गुणात्मक समूहों के लिए ही उपयुक्त होती है। हरात्मक माध्य किन के लिए होता है, आपको मैंने बताया था कि जहाँ पर औसत निकाला जाता है वहां पर हरात्मक माध्य यूज किया जाता है। और गुणोत्तर माध्य मैंने बताया था कि कहीं पर आपके पास चक्रवर्ती ब्याज ऐसे कहीं पर ज्ञात किया जाता है तो वहां पर आपके पास गुणोत्तर माध्य यूज में लिया जाता है। फिर आपके पास सबसे जो माध्य का प्रतिचयन उच्चावनों से अधिकतम प्रभावित होते हैं। प्रतिचयन उच्चावन क्या होता है कि जैसे आपके पास मतलब मैंने रैंडमली डाटा ले लिया, उन डाटाओं से आपके पास अधिकतम प्रभावित होती है। फिर आता है बीजगणित विवेचन के लिए उपयुक्त बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम इसमें मतलब कुछ मतलब जोड़ दिया जाए तो मतलब आपके पास माध्य का परिवर्तन बीजगणित विवेचन मतलब इसमें छेड़छाड़ी करने के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त ही नहीं है। जब मैंने कहा कि मतलब किसी भी माध्य का मतलब जब मैंने कहा था कि मतलब जब माध्य का कि मतलब दोनों सिरे सपोज करिए 1 से लेकर 10 तक है और उन 10 तक मैं यदि उसमें एक वैल्यू और ऐड कर दूं, सपोज करिए मैंने इसमें एक वैल्यू 11 ऐड कर दिया तो इससे उसके ऊपर कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। मतलब बीजगणित विवेचन से कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा माध्य का ऊपर। तो ये बीजगणित विवेचन मतलब बीजगणित मतलब कुछ जोड़ना, कुछ डाटा को निकालना, उससे उसके ऊपर माध्यिका पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सबसे मैंने आज जो सबसे इंपॉर्टेंट है माध्यिका, जो नोट्स में लिखा है माध्यिका केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे स्थिर माप है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे स्थिर माप कौन सा है, तो वही ऑप्शन आएंगे आपके पास माध्यिका, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य या हरात्मक माध्य। तो आपका आंसर टिक हो जाना चाहिए माध्यिका के ऊपर। चलिए, ये तो आपके पास मतलब मैंने बता दिया कि मतलब एम जीएम और एचएम के मध्य रिलेशन क्या होता है, और मैंने माध्यिका बताए थे और माध्यिका को कैसे निकालना है ये मैं अब कल बताऊंगा न्यूमेरिकल तौर पर। आज वाले वीडियो में सिर्फ इतना ही बताया हूँ कि सिर्फ माध्यिका क्या है, अभी तक कैसे निकाला जाता है इस क्वेश्चन का अभी तक जवाब नहीं आया है। इसका मैं अगले वाले वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि माध्यिका क्या है। माध्यिका क्या है ये बता दिया, माध्यिका कैसे निकाली जाती है ये मैं कल वाले वीडियो में बताऊंगा। माध्यिका, चतुर्थक और दशमक ये तीनों में एक ही एग्जाम्पल के अंदर तीनों श्रेणियों के मैं सारे के सारे बता दूंगा कि चतुर्थक ऐसे निकाला जाता है, दशमक ऐसे निकाला, शतमक ऐसे निकाला जाता है। क्या है कि यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं। तो जो पूछे जाते हैं वो आपके पास मतलब पता होना चाहिए कि जैसे P15 की वैल्यू किसके बराबर होती है, मतलब इनके बीच में भी रिलेशन होता है। जैसे माध्यिक का चतुर्थ और दशमक और शतमक के बीच में भी रिलेशन होता है। ये रिलेशन भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है ऑप्शन के अंदर। तो मैं यहाँ से भी आपको मैं बता दूंगा कि कैसे यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और फिर मैंने बताया कि माध्य का गुण क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट गुण है कि गुणात्मक समूहों के लिए इसका उपयोग लिया जाता है। तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीसरा क्या है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है ये तीसरा। तो माध्यिका का दोष आपको पता चल गया। और सबसे जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है माध्यिका होती है जो केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे स्थिर माप है। समझ में आ गया ना। तो ये यहाँ तक मुझे आशा है कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। और तब तक के लिए ये वीडियो देखिए, अभी वैकेंसी बहुत लेट है, मतलब एग्जाम बहुत लेट है, वैकेंसी तो आई हुई है पर एग्जाम आपके पास मतलब शायद अगली बार अक्टूबर 2025 के अंदर है। तब तक मैं धीरे धीरे ये वीडियो डाल दूंगा। आप इन वीडियो को रिवाइज करिए जिसका रिवाइज करना होता है, और जिसको रिवाइज नहीं करना है शुरुआत से पढ़ रहे हैं तो ये नोट्स आराम से बनाइए और इन नोट्स से आपकी थ्योरी क्लियर हो जाएगी। थ्योरी क्लियर हो जाएगी तो आपको यकीन मानिए आप 30 में से 20 या 22 नंबर आप आराम से ले आएंगे। जब मैं और प्रैक्टिस करवा दूंगा, जब एग्जाम तक मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवा दूंगा, तब तक के लिए आप ये वीडियो देखते रहें। थोड़े थोड़े वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए जिंदा अकेडमी के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग के लिए।